गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज आदर्शवादी सिद्धांत को ले रहे हैं और आदर्शवादी सिद्धांत का जो पूरा दृष्टिकोण है वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो समाज है वो लगातार इंक्रीजिंग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है और इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और ये मान करके चला जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रतिपादक रहे वो थे हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, रेनॉल्ड निबूर, कॉन्डर्स डी सेट। 1795 में कॉन्डरसेट के द्वारा एक पुस्तक रची गई थी और उसमें एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना की गई थी, एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की गई थी जिसमें ना युद्ध के लिए कोई जगह थी, न किसी प्रकार की अनइक्वालिटी के लिए, विषमता के लिए, असमानता के लिए कोई जगह थी, न किसी प्रकार की एट्रोसिटी, इनजस्टिस, अन्याय, अत्याचार के लिए जगह थी। तो कॉन्डरसेट के द्वारा ये विश्वास प्रकट किया गया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्तालोलुपता, शक्ति के लिए संघर्ष की भावना, ये सब समाज से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हमेशा के लिए ही विलुप्त हो जाएंगी। तो आदर्शवाद भविष्य के एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति राजनीति से विमुक्त होगा, अनैतिकता से विमुक्त होगा, वायलेंस और हिंसा से विमुक्त होगा और उसकी ये मान्यता है कि वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोग से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। आदर्शवादी विचारक इन प्रश्नों के ऊपर से विचार करते रहे हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्ध का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, शक्तिशाली राज्यों के द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। इन सब मुद्दों के ऊपर ये आइडियलिस्ट थ्योरी अपना एम्फेसिस रखती है, अपना विचार रखती है, इसके ऊपर वो विचार करती है। आदर्शवादी दृष्टिकोण का जो अध्ययन का पैटर्न है वह है संस्थावादी, विधिवादी अध्ययन के ऊपर इसके द्वारा जोर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के लिए समाधान के लिए ये 3 मुद्दों के ऊपर जोर देता है। नंबर 1, राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और जो परंपरागत रूप में शक्ति राजनीति की अवधारणा थी उस शक्ति राजनीति की अवधारणा से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, शक्ति राज ये मान करके चलते हैं आदर्शवादी विचारक कि जो शक्ति राजनीति है तो शक्ति राजनीति को समर्थन देने वाले, उस शक्ति राजनीति के जो प्रबल पोषक हैं वो सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, वो टोटलिटेरियन पार्टी वाले लोग रहे हैं, वो टोटलिटेरियन विचारधारा वाले लोग रहे हैं। तो आदर्शवादी विचारक ये कहते हैं कि इन सर्वाधिकारवादी दलों के अस्तित्व को ही समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे जिस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है वो ये कि विश्व सरकार की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना के माध्यम से जो शक्ति राजनीति की अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसको सदैव के लिए समाप्त करने की कोशिश राज्यों के द्वारा की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवादी जो विचारधारा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक साधन मान करके चलती है, एक मीन के रूप में लेकर के चलती है, साध्य के रूप में लेकर के नहीं चलती, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय
न्याय का विकास करना है और ये यह मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से एक राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों के द्वारा विदेश नीति का संचालन किया जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी विचारधारा के आधार पर ढेरों अध्ययन किए गए और इसमें हम लोग लेंगे सर अल्फ्रेड जिमर्न के द्वारा राष्ट्र संघ पर किया गया अनुसंधान, फिलिप नोयल बेकर के द्वारा निशस्त्रीकरण के ऊपर किया गया अध्ययन, जेम्स शॉर्टवेल के द्वारा युद्ध को अवैध घोषित करने के ऊपर अध्ययन का कार्य किया गया। तो इन सब का जो मुख्य एम्फेसाइज था वो ये था कि किस प्रकार से एक इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डिसआर्मामेंट को एनकरेज किया जा सकता है, वर्ल्ड पीस को एनकरेज किया जा सकता है, युद्ध को दूर करने का कार्य किया जा सकता है, युद्ध को अवैध घोषित करने का कार्य किया जा सकता है। तो राष्ट्र संघ की जो अवधारणा है, जो जिनेवा प्रोटोकॉल की अवधारणा है और जो केलॉग-ब्रियां पैक्ट की अवधारणा है, उन सब के ऊपर हमें आइडियलिस्ट अप्रोच का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उस समय यह मान्यता प्रचलित थी, यह एजम्पशन हमें देखने को मिलता है कि यदि किसी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी जाए, किसी सबल अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कर दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन किया जाए, तो इससे अनेक जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान हो सकता है। जो ढेरों हमें कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं राज्यों के बीच, उनका समाधान इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जा सकता है। नट सेल फॉर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आइडियलिस्ट अप्रोच है, जो आदर्शवादी अवधारणा है, वो राजनीतिक नैतिकता की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की बात करता है, विश्व संघवाद की बात करता है, विश्व सरकार के आदर्शों की बात करता है। यह शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ने में, देखने में ये आइडियलिस्ट अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवहार में हम यदि देखें तो राज्यों का हम यदि व्यवहार देखें तो वो हमें इसके उलट दिखाई देता है। और यही वजह है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना विद्वानों के द्वारा काफी कड़े शब्दों में की गई है। उनका ये कहना है कि हम जिस आइडियलिस्ट अप्रोच को अपनाने की बात कर रहे हैं, हम जिस आइडियलिस्ट अवधारणा को अपनाने की बात कर रहे हैं, हम जिस आदर्शवादी व्यवस्था को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तभी संभव है जब सभी राज्यों के द्वारा आपस में अपने पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दिया जाए। मीन्स किसी भी प्रकार के मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी प्रकार से सेना का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी प्रकार से फोर्स का प्रयोग नहीं होगा और इसकी जगह पर वो नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, तभी यह व्यवस्था संभव हो सकती है। लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि यह आदर्शवादी समाज वर्तमान समय में तो क्या, आने वाले लंबे समय तक हम इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसको मॉर्गेंथ्यू के शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इस विश्व में जो परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं, इतने अधिक मजबूत हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से कभी भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। दूसरी जो आलोचना की जा रही है वो ये कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए, जो व्यवहार में किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकता है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो ये कि इस सिद्धांत के अनुरूप, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग
राज्यों से हम जिन नैतिक सिद्धांतों के आदर्शों के पालन की बात करते हैं वो एक डे ड्रीम के बराबर है, एक मृग मरीचिका के बराबर है, जिसको व्यवहार में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से वर्तमान समय में आदर्शवाद का जो सिद्धांत था वो अपनी यूटिलिटी, वो अपनी रेलेवेंस खोता चला गया। और आज हम व्यावहारिकता के धरातल पर उतर करके ही राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचालन किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्र संघ का उदाहरण लेकर के बताया जाता है कि किस प्रकार से जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो छोटे राज्यों को ये लगा था कि राष्ट्र संघ हमारे शोषण को होने से रोक पाएगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि राष्ट्र संघ इन सबको किसी भी प्रकार से नहीं रोक पाया, बल्कि हुआ ये कि राष्ट्र संघ के अंदर जो मजबूत और ताकतवर राष्ट्र थे वो आपस में एक दूसरे के हितों को पूरा करने में लगे रहे और वो दूसरों को, दूसरे राज्यों के साथ, दूसरी पावरफुल राष्ट्रों के साथ अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाते रहे कि शायद इससे कुछ समय के लिए जो तनावमय विषमकारी परिस्थितियां हैं उनको टाला जा सके। तो यहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद ही जो आदर्शवादी दृष्टिकोण था उसकी दुर्बलताएं जो कि स्पष्ट होकर के उभर करके आई, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम ये लेंगे कि राष्ट्र संघ और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं थीं वो कभी भी मानवीय भ्रातृ भावना की प्रतीक नहीं बन सकी, किसी भी ह्यूमैनिटेरियन फ्रेटर्निटी का इंडिकेटर नहीं बन सकी, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों के प्रेम तथा भक्ति की भावना को उत्पन्न कर सकती, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा का, उस अधिकार का विकास हो सकता था जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार की आवश्यकता थी। दूसरी जो क्रिटिसिज्म और दूसरी जो वीकनेस हमें लीग ऑफ नेशंस की देखने को मिलती है वो ये कि लीग ऑफ नेशंस जो सत्ताधारी सरकारें थी अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में, वो उनके सहयोग का ही एकमात्र उपाय बन करके रह गया। उनके नागरिक, उनके प्रजाजन राष्ट्रीय हितों में संलग्न होकर के देशभक्त ही रहे। कुछ राज्यों में वे वंशीय विजय के स्वप्नों की बात करते रहे तो दूसरी तरफ उन्हें भय से निष्क्रिय कर दिया गया और अन्य राज्यों में उन्हें मदोन्मत्त करके धोखे में डाला गया। कहीं पर भी उन्हें सामान्य उद्देश्यों की जो प्रभावपूर्ण सेवा के लिए जिसके लिए स्थापना की गई थी एक करने की कोई कोशिश नहीं की गई, कोई चेष्टा नहीं की गई। तो मजाक में ये कहा जाता है कि जेनेवा की लेमन झील के तट पर स्थित एरियाना पार्क में राष्ट्र संघ का जो श्वेत भवन था वो अंत में एक समाधि के रूप में बन करके रह गया। तीसरी जो बात, जो वीकनेस हमें देखने को मिल रही है वो ये कि राष्ट्र संघ की व्यवस्था में छोटे और कमजोर राष्ट्रों का ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों के ऊपर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि छोटे और कमजोर राष्ट्र ये बहुत जल्दी समझ गए थे कि ये महाशक्तियां न्याय और सच्चाई का साथ देने की बजाय अपने अपने निहित स्वार्थों को ही प्राथमिकता दे रही हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने में लगी हुई थी। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। 18 सितंबर 1931 को जापान के द्वारा मंचूरिया पर अधिकार कर लिया गया था और लीग ऑफ नेशंस चुपचाप देखता रहा। तब जर्मनी के द्वारा मार्च 1936 में जो लोकार्नो पैक्ट हुआ था उसे रिजेक्ट कर दिया गया और राइनलैंड नाम का जो एरिया था उस राइनलैंड नाम के एरिया के ऊपर फिर से सैनिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया। तब जो पश्चिमी राष्ट्र थे, जो पश्चिमी शक्तियां थीं, उन्होंने संघ परिषद के एक और प्रस्ताव के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के जो विरोधी कार्य थे उन सब की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि जर्मनी के द्वारा पुनः शस्त्रीकरण की तरफ वो अग्रसर हो गया, आक्रामक नीतियों को अपनाने लगा और जेनेवा में इसका कोई भी असर, किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट, किसी भी प्रकार का रिएक्शन
लीग ऑफ नेशंस में देखने को नहीं मिलता। हिटलर और मुसोलिनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की जो तुष्टीकरण की नीति थी, उस ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति ने आदर्शवादी दृष्टिकोण की पोल खोल करके रख दी। मुसोलिनी के द्वारा इथियोपिया को हड़प लिया गया, हिटलर के द्वारा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में मिला लिया गया। तो ये जो सारी घटनाएं थीं, इन सारी घटनाओं से जो छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों को ये लगा कि अब इन छोटे छोटे राज्यों को इन्होंने एक भेड़ों के झुंड जैसा मान लिया है और इनको किसी भी प्रकार के किसी भी समाधान की उम्मीद नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में ये जो सारा घटनाक्रम घटा, उन्होंने राष्ट्रसंघ की असफलता को सिद्ध कर दिया और ये भी सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थता को समझने के लिए शक्ति, युद्ध आदि वास्तविक तत्वों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, अपरिहार्य है, इनएविटेबल है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मूल यथार्थ प्रेरणा की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाया, ज़्यादा सहायक नहीं हो पाया। कल हम लोग यथार्थवादी दृष्टिकोण लेंगे। थैंक यू।